कि कैसे लैंगिक जनन हो रहा था उसमें। इससे पहले तो पुष्पों में जनन हम लोग पढ़े थे, पुष्प पादपों में जनन कैसे हो रहा था। हमने मेल का पढ़ लिया था, फीमेल का पढ़ लिया था, मेल का और अच्छे से पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ा था उसमें, लघु बीजाणु जनन पढ़ रहे थे, है ना, उसको अच्छे से समझा था। अब उसके बाद हम लोग गुरु के बारे में भी पढ़ेंगे, गुरु बीजाणु जनन क्या है ना। यहाँ पे बीजाणुभिद एवं युग्म कोदभिद के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि है क्या, अब किसमें, मेल और फीमेल दोनों में होता है ये, है ना। अब मेल में कैसे होता है, फीमेल में कैसे होता है। और एक बार मैं कल आपको बता रही थी कि कायिक कोशिका, ठीक है, कायिक कोशिका के साथ क्या होता है। अब कायिक कोशिका भाई इतनी सारी लेयर्स होती है आसपास, है ना। तो आप सभी के मन में ये आया होगा कि कायिक कोशिका निकल के कैसे जाएगी। एक बार फिर से रिवीजन में मैं बता देती हूँ कायिक कोशिका में किसे कह रही हूँ, ठीक है। ये ऐसे था, ये आपकी कायिक कोशिका थी, याद है कुछ, ये आपकी कायिक कोशिका थी। फिर यहाँ पे एक स्माइल था, स्माइल बिना आंखों वाली स्माइल, यहाँ पे ये क्या था, ये जल्दी से बताओ क्या था ये। हाँ, ये जनन कोशिका थी हमारी ना, क्या थी ये, जनन कोशिका, हमारी जनन कोशिका, ठीक। रिवीजन के साथ चलेंगे क्योंकि आप सभी कंफ्यूज ना हो, है ना। हर चीज़ को समझने के लिए क्या करेंगे। अब इसके साथ मैंने ये भी बताया था कि इसमें जो है ना, इसमें जो है एक आउटर सेल है, मतलब ऐसे ऐसे इसकी बाहरी लेयर है, बाहरी परत जो है बाहरी है, लेकिन इसके लिए क्या है, वो अंदर ही है, मतलब कि अंदर की है। और इसके बाहर ऐसे ऐसे करके कुछ मैंने बनाया था, याद करो, है ना। अब ये कायिक कोशिका अंदर से इतनी ज़्यादा एकदम बंद है, तो सोचो ये निकलेगी कैसे इसके बाहर से, है ना। मैंने आपको इसका नाम बताया था, ये वाला, इसका नाम है अंतःचोल, है ना। और ये जो बाहर है इसको बाह्यचोल, याद है थोड़ा थोड़ा, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, बाह्यचोल, समझ आया। ये वाला और ये वाला समझ गए। अब इसके इधर इधर जो ये छेद है ना, दो से कलर से, इसके इधर इधर जो ये छेद आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी हर जगह, मतलब ये जो छिद्र आपको दिख रहे हैं, छेद यानी वहाँ पे थोड़ी सी जगह होगी ना, वहाँ पे क्या एब्सेंट है, वहाँ पे जो बाह्यचोल है, जो हमारी बाह्यचोल है, स्पोरो, क्या बोलते हैं इसको स्पोरोपोलन, क्या बोलेंगे, स्पोरोपोलन, भूलना नहीं, स्पोरोपोलन, इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्पोरोपोलन, ठीक। इस यहाँ पे स्पोरोपोलन एब्सेंट है, यहाँ पे बाह्यचोल एब्सेंट है ना, मतलब दोनों चीज़ एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये यहाँ पे एब्सेंट है, तो ये जो कायिक कोशिका है इसी के माध्यम से इधर से ऐसे फुदक के नीचे से निकल जाएगी, समझ आया, इतना कॉन्सेप्ट समझ आया। अब इसके आगे क्या हो रहा था, है ना। अब इसके आगे हम सभी ये पढ़े थे बीजाणुवृत्त। अब इसको समझते कि ये है क्या। हम लोगों ने कायिक कोशिका को अच्छे समझ लिया कि वो कैसे फुदक के बाहर निकल रही थी, ठीक। अब ध्यान से सारे बच्चे सुनते चलो और लिखते भी चलो मेरे साथ। जैसे पराग मात्र कोशिका, क्या है, पराग मात्र कोशिका, ठीक। अब ये जो पराग मात्र कोशिका है, इसमें क्या होगा ना, इसमें होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा इसमें, कौन सा विभाजन होगा बेटा, इसमें होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक। जब इसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये क्या बनाएगा, लघु बीजाणु बनाएगा। क्या बनाएगा, लघु बीजाणु, ठीक, समझ आया, लघु बीजाणु बनाया। अब इसमें अब कौन सा विभाजन होगा, जल्दी बताओ। अब इसमें होगा आपका समसूत्री विभाजन। जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, रुको अच्छे से
है ना, प्रॉपर प्रॉपर लिखेंगे तभी आपको समझ आएगा कहाँ पे क्या हो रहा है। समसूत्री विभाजन, ठीक। जब इसमें आपका समसूत्री विभाजन होगा तो फिर इसके आगे ये क्या बनाएगा आपका, अभी हम लोग नद का पढ़े थे ना, तो नद युग्मक बनाएगा। क्या बनाएगा यहाँ पे आपका नद युग्मक बनाएगा, ठीक। नद युग्मक, समझ आया, यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया, कोई दिक्कत? इसको नर युग्मक बोलते हैं, क है लास्ट में, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज रहती हूँ। नर युग्मक, ठीक है, मेल पार्ट बनाएगा। अभी फीमेल पार्ट कैसे बनाएगा वो पढ़ते हैं। इसको आप सभी उसमें लिख सकते हो, जैसे कि परिभाषा बनाते हैं ना, इसको खुद से करके कर सकते हो। जैसे कि परागमात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद लघु क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु बनता है। उसके बाद फिर उसमें समसूत्री विभाजन होता है, फिर क्या बन जाता है हमारा नर बन जाता है, ठीक है, नर युग्मक बन जाता है। अब इसमें एक चीज और समझना कि इसमें ये दोनों जब मिलते हैं तो ये दोनों क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं बेटा आपका बीजाणुभित्त। बीजाणुभित्त क्या बनाते हैं इसमें, बीजाणुभित्त प्रवस्था, ठीक। इस प्रवस्था को क्या बोलते हैं, बीजाणुभित्त प्रवस्था। जब ये जो है परागमत कोशिका लघु बीजाणु कोशिका में कन्वर्ट होती है, बदलती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कौन सी प्रवस्था कहते हैं, बीजाणुभित्त प्रवस्था। कोई दिक्कत? नो मैम, यहाँ तक समझ आ गया ना। अब जब ये लघु बीजाणु जब बन जाता है, लघु बीजाणु जब बन जाता है क्या, नर युग्मक, तो ये क्या बनाता है, इसको कौन सा कहते हैं, इसको कौन सा कहते हैं, इसको बोलेंगे युग्म कोदभित्त। क्या बोलेंगे, युग्म कोदभित्त, ठीक। प्रवस्था, आगे प्रवस्था भी, कोई दिक्कत यहाँ तक, युग्म कोदभित्त प्रवस्था। अब इसके आगे अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए लघु बीजाणु, है ना, नर क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु में, मतलब याद करो, मतलब एक क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ लिया जाएगा कि नर युग्मक की युग्म कोदभित्त प्रवस्था का नाम बताइए। क्या है, नर युग्मक की युद्ध कोदभित्त प्रवस्था का नाम क्या है आपका, लघु बीजाणु। हो जाएगा, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ आया। हम लोग जल्दी जल्दी भी करेंगे लेकिन ऐसे कि आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। कुछ भी अगर नहीं समझ आते तो आप कॉन्सेप्ट आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे बना है, उसमें भी ऐड कर से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, इसमें भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ आया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, पोलेंस, है ना, पोलेंस क्या होते हैं यहीं पे बता देती हूँ, फिर आगे चलते हैं ना। चलो, पोलन जानते हो, है ना, पोलन जिसको बोलते हैं परागण, परागण, ठीक है। अब ये देखो, कुछ परागण क्या होते हैं ना, कुछ हानिकारक होते हैं, है ना। जैसे किसी गेहूं के पास, है ना, गेहूं में एक होता है आपका गाजर करके, गाजर घास। गेहूं में क्या होता है, गेहूं, गेहूं में क्या, कौन सा घास होता है, गाजर घास, सुना होगा, गाजर घास। और ये जो गाजर घास होती है ना, इसके पास ऐसे जाओ, थोड़ा सा स्मेल करो, भाई दिखता तो फूल जैसा है, स्मेल करो, फिर अच्छे अच्छे यही करते रहोगे, है ना, पूरे टाइम छींकते ही रहोगे। तो क्या एक एलर्जी के देती है ना, एक एलर्जी दे रही है ना, इसका ये क्या है, इसकी हानि है ना, परागण हानि भी पहुंचाता है। अब भाई लाभ क्या है, जितने भी जो भी क्रिकेटर्स होते हैं, जो भी प्लेयर्स होते हैं, है ना, जो खिलाड़ी होते हैं और धावक होते हैं जो दौड़ते हैं ओलंपिक वगैरह में, है ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पोलन का यूज करते हैं, पोलन टैबलेट जिनको बोलते हैं गोलिका, कैप्सूल, है ना। और ये पोलन कैप्सूल होती हैं, यानी कौन सी कैप्सूल, परागण की गोलिका होती है। और इसको खाने से क्या होता है ना, उनको स्टैमिना मिलता है, एनर्जी आती है, तो इसी से वो लोग क्या करते हैं,
दौड़ते हैं, यही खाते हैं, नेचुरल भी होता है तो वे खा लेते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी, बहुत इंटरेस्टिंग। सोचो कभी कि जो लोग स्पेस में जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वहाँ खाना दाल चावल रोटी सब्जी सब बांट के तो एकदम टिफिन पैक करके थोड़ी ले जाएंगे वहाँ पे, है ना। और इतना ज़्यादा जगह भी नहीं होता उनके पास कि वो सब खाना वाना, वो भी इतने सारे दिनों तक रहते हैं वहाँ पे, तो इतने सारे दिनों तक जब वहाँ पे रहेंगे तो थोड़ी ना करेंगे, है ना। तो अब देखो, तो वहाँ पे वो लोग क्या ले जाते हैं, यही परागण की गोलियाँ लेके जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, उसी को खाते हैं और उससे उन्हें क्या मिलती है, एनर्जी। ये तो हमें पता है कि ये जो पॉलेन्स होते हैं इनमें क्या होता है, पोषण बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है बेटा, इसमें पोषण बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। जब ये पोषण होता है इसमें बहुत ज़्यादा, तो इसको बहुत ज़्यादा फायदा करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमें सब समझ आया। अब देखो, एक एक को हम लोग यहाँ पे पढ़ते चलेंगे रीडिंग के साथ। 60% आई मीन 60% से अधिक आवृत्त बीजी पादपों के परागण इस 2 कोशिकीय चरण में झड़ते या सम्मिलित होते हैं। ये तो मैंने बता दिया अभी ना आपको। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागण के झड़ने में 3 चरणीय 2 नर युग्मक को बनाती है। कितनी बनाती है, 2 बनाती है। अभी मैंने ये भी आपको बता दिया था, है ना, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने उसको बताया था। फिर क्या, अनेक प्रजातियों के परागण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसन वेदना, मतलब कि अब देखो कुछ जो परागण होते हैं ना, कुछ जो क्या बोलते हैं, कुछ जो पॉलेंस होते हैं ना, वो एलर्जी देते हैं। अभी मैंने आपको ये बात बताई, कुछ एलर्जी दे देते हैं, गंभीर एलर्जी, मतलब कि बहुत ज़्यादा डेंजरस वाले दे देते हैं। सांस लेने में आपको दिक्कत, मैंने अभी बोला ना, वो फूल है भाई, सुंदर सुंदर फूल है, हम लोग चले गए उसको, हाँ बहुत अच्छी खुशबू आएगी ऐसा सोच के, और वहाँ पे अच्छी 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 पूरा दिन छींकते रह जाते हैं, है ना। तो फिर ये बहुत ज़्यादा ही एलर्जी भी देता है ना। लेकिन सारी चीज़ें सारी तो नहीं है, अब इनमें से कुछ काम की भी हैं जो कभी कभी क्या, चिरकालिक श्वसन विकार, दमा। अब देखो ये बीमारियां कौन सी देती हैं, है ना, श्वास तो देती हैं आदि। इसमें से अब देखो, अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यानी दमा, अस्थमा, इस सब टाइप की बीमारियां ये क्या कर सकती हैं, दे सकती हैं। कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ये याद कर लेना, श्वसन वेदना पैदा करती हैं। इसमें ये झड़ने से पहले 3 चरणीय, है ना, 3 चरणीय 2 नर युग्मकों को बनाती हैं, वो भी किसके द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा। इसको अच्छे से याद कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 5 पॉइंट्स हैं, इसके बाद के पॉइंट्स हम देखेंगे जो कभी कभी विकार, इसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, ये भी 1-2 ठो लिख दोगे, मिल जाएगा आंसर में। अब क्या, भारत में क्या है, आयातित गेहूं। अभी मैंने बताया ना, गेहूं में कौन सी घास, गाजर घास, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो पार्थेनियम, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्थेनियम, लिख देती हूँ, पार्थेनियम, ठीक। स्पेलिंग्स में वो मत देना क्योंकि हर जगह स्पेलिंग्स थोड़ी इधर उधर होते हैं। पार्थेनियम की उपस्थिति, अब देखो मैंने बोला ना, गाजर घास जो होती है गेहूं में पाई जाती है, बहुत सुंदर सुंदर दिखती है, उसमें से छींकने में वो एलर्जी पैदा करती है ना। परागण एलर्जी कारक है, ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक समझ आया, चलिए नेक्स्ट। अब देखो, परागण पोषण से भरपूर होती है। हमने ये भी पढ़ा अभी कि परागण जो होता है वो पोषण उसमें बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं पोषण, क्योंकि भाई वो धावक को, घोड़े को, सबको एनर्जी दे रहा था ना, एनर्जी से भरपूर होती है, पहला पॉइंट। अब क्या है, हाल के वर्षों में कुछ ही, मतलब हाल के वर्षों, हाल यहाँ पे इसलिए यूज होता है क्योंकि अभी हाल ही की बात है ना, अभी की तो बात है, पहले की बात में, बहुत पुरानी बात नहीं है यहाँ पे, अभी की बात है। हाल के वर्षों में क्या हो रहा है, आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियां, अभी मैंने ये भी बताया था, गोलियां लिया जा रहा था, ये लेने का प्रचलन है, बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि एनर्जी चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए, और खाने में से अब नहीं आ पा रही है, उनको तुरंत एनर्जी चाहिए, तो वो वहाँ पे वो पॉलन का यूज करते हैं खाने के लिए, परागकण का, ठीक है। अभी क्या है, पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में उत्पाद कैप्सूल, पश्चिमी देश में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में इसका क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। बाजारों में ये सिरप के रूप में उपलब्ध है, किसके रूप में उपलब्ध है,
कैप्सूल एवं सिरप दोनों के रूप में ये उपलब्ध है। और पराग खपत का यह दावा है कि अब इनकी जो भाई इंडस्ट्री है वो दावा करती है कि खिलाड़ियों में और जो धावक होते हैं, यहाँ पे धावक होगा, ठीक है, धावक या फिर अश्वों घोड़ों में की कार्यदक्षता में वृद्धि करता है। मतलब कि ये लोग जब खाते हैं ना, जैसे खिलाड़ी हो गया, खा लिया तो भाई एकदम एनर्जी, अंदर से एनर्जी आ जाती है। और फिर आप लोग जो भी क्रिकेट खेलता होगा उनके लिए क्रिकेट है ना, और जो बैडमिंटन खेलता है उनके लिए बैडमिंटन, और सभी चीज़ों में इनको एनर्जी आती है। ठीक, आप लोग मत लेना अभी, छोटे बच्चों, एनर्जी वैसे ही आपके अंदर है, ठीक है। अब क्या है, धावक में कैसे जो दौड़ता है भाई, खा लेगा तो भाई और तेज उसका स्टैमिना बढ़ जाएगा, है ना। जो ज़्यादा देर तक दौड़ता है तो पेट में दर्द होता है, कांटे जैसे चुभता है ना। वो सारी चीज़ें मतलब बताऊंगी आगे कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब दिक्कतें आपको क्यों हो रही हैं, है ना। तो अब भाई वो एनर्जी देता है तो उससे और ज़्यादा स्टैमिना बढ़ जाएगा। घोड़ों में भाई, घोड़ों को भी एक खिलाया जाता है, घोड़ों को खिला देंगे तो जैसे पहले के समय में भी इसका इस्तेमाल होता था। जो युद्ध में घोड़े जाते थे तो उनको कुछ ना कुछ तो खिलाया जाता होगा ना एनर्जी के लिए, तो भाई यही खिलाया जाता था, है ना। आज भी इसका इस्तेमाल हो रहा है ना। उनकी कार्यदक्षता में वृद्धि करता है। किस में वृद्धि करता है बेटा? उनकी कार्य करने के काम में बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, ये वृद्धि करता है, ठीक है। अब इसके आगे अब कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। क्या है, परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी ही लगभग 30 मिनट में ही खो देता है। अब इसकी जो परागकण की जो क्षमता होती है धीरे धीरे, अब देखो भाई सूखेगा भी ना, अगर ज़्यादा देर उसको फूल को तोड़ दोगे तो थोड़ी देर में वो सूख जाएगा, है ना। कितने मिनट में? 30 मिनट में ही वो मुरझा जाता है। देखे हो गया, अगर फ्रेश फूल है उसमें पानी डाल के रखो तो फिर वो रहेगा, है ना। अब उसमें क्या है, जबकि लेगुमिनेसी और सैलोनिसी, ठीक है, इन दोनों में क्या होता है, सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है ना। यही दोनों एक्सेप्शन में आते हैं कि इन दोनों में क्या होती है, इनकी परागकणों यानी पोलेंस की क्या होती है, क्षमता बनी रहती है कि पोलेंस इसमें जल्दी मरते नहीं है, ठीक है। अब बहुत प्रजाति के परागकणों को द्रव नाइट्रोजन, अब देखो इनको स्टोर करके भी रखा जा सकता है। स्टोर करके कैसे? मतलब जैसे कि आप लोग अपने फ्रिज में ढेर सारा सामान रखते हो ना खाने के लिए, ताकि उसको बाद में यूज़ कर सको, बाद में खा सको। भाई पोलेंस की यहाँ पे दवाइयाँ बन रही हैं, है ना। किसके लिए बन रही हैं? प्लेयर्स के लिए बन रही हैं, जो धावक हैं, जो ओलंपिक्स में दौड़ रहे हैं, उनके लिए बन रही है ना। तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर किया जाएगा, तब तो उससे मेडिसिन बनाई जाएगी। तो स्टोरेज भी यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है? स्टोरेज, भंडारित करना, इनको भंडारित कर रहा है, स्टोरेज किया जा रहा है। और कितने डिग्री सेल्सियस पे? मतलब भाई इनको -196 डिग्री सेल्सियस पे रखना। माइनस का मतलब यहाँ पे समझ रहे हो, ये कोल्ड है, ठीक। माइनस का मतलब कोल्ड और प्लस का मतलब हॉट। माइनस का मतलब कोल्ड और प्लस का मतलब हॉट। जैसे कि आपका टेम्परेचर अगर माइनस में जा रहा है तो क्या होगा? माइनस में जाओगे तो ठंडे ठंडे हो जाओगे, है ना। तो मतलब ठंडी इलाकों में, जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर ले लो, है ना, मसूरी ले लो, इन सब का जगह क्या है, इन सब क्या है, ठंडा ठंडा वहाँ का वातावरण है। तो वहाँ पे माइनस पे टेम्परेचर चल जाता है, ठीक है, माइनस पे रहेगा। और आपका बर्फ, भाई बर्फ जमाओगे तो माइनस पे रहेगा। तो माइनस पे कंफ्यूज मत हो, नहीं माइनस लगाना मत भूलना, ठीक है, नहीं तो इसी में नंबर कट जाते हैं। और प्लस का क्या है? प्लस यानी हॉट, हॉट यानी गर्म, ठीक है, गर्म। अब यहीं पे प्लस कर दोगे, अगर इसको प्लस कर दोगे तो कह देंगे भाई ये तो गर्मी में रहता है, गर्मी में तो भाई सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, सूख के एकदम काटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस का यहाँ पे कोल्ड है और प्लस का हॉट। तो यहाँ पे माइनस का समझ गए, माइनस नहीं भूलना। मतलब अब क्या है, नाइट्रोजन के साथ इसको भंडारित किया जा रहा है, वहाँ पे रखा जा रहा है ताकि ये खराब ना हो। जैसे हम लोग फ्रिज में रखते हैं ना, फ्रिज में गैस होती है ना, होमवर्क आपके लिए, कौन सी गैस होती है पता करना। फ्रिज के अंदर से जो गैस निकलती है कौन सी गैस होती है, ठीक। अब वहाँ पे भंडारित कर रहे हैं जिससे उसको ज़्यादा समय के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकें। 8वां पॉइंट क्या है? इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार यानी बैंक में, बीज भंडार वो वाले बैंक में नहीं जहाँ पैसे जमा करते हो, जहाँ पे ये बीज होता है ना, बीज का भंडारण होता है वहाँ पे। और क्या है, भांति पराग भंडारों यानी बैंकों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम किया जाता है। मतलब इनकी फसल भी की जाती है। अब भाई इनकी मेडिसिन बननी तो इनकी फसल तो होगी और ज़्यादा मात्रा में होगी, बहुत बड़े फील्ड में होगी। जब बड़े फील्ड में होगी तो ढेर सारी फसल होगी तो उसका जो फल निकलेगा,
है ना, जो भी इनके पॉलन्स निकलेंगे उसको संभाल करके लोग कहीं ना कहीं रखेंगे, संभाल के रखेंगे तो क्या करेंगे, कितने डिग्री पे करेंगे, याद हो गया है ना, कितने 196, आगे माइनस नहीं लगाना, मतलब भूलना नहीं लगाना, ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस। और ये भी याद रखना नाइट्रोजन द्रव्य के साथ, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ आ गया होगा। चलिए अभी हम लोग इसके आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके आगे क्या हो रहा है। स्त्रीगेचर, यानी हम लोग पढ़ेंगे अब क्या कि आपके फीमेल में, मैंने आपको बताया था ना फीमेल के बारे में थोड़ा सा बताया था, फीमेल में वर्तिका था, वर्तिकांग था, फिर अंडाशय था, फिर उसके अंदर क्या था, बीज हमारा, है ना। अब उसी को एक बार यहाँ पे बनाते हैं, फिर बड़ा सा बनाते हैं। अब देखो मेल का तो हमने एकदम चीर फाड़ कर लिया, मेल का तो हमें पता चल गया क्या क्या होता है उसके अंदर, एकदम घुस के अंदर से हमने देख लिया। अब फीमेल का भी तो चेक करेंगे ना, फीमेल में क्या क्या है, फीमेल में अंडाशय कैसे बनता है, उसमें कितने होते हैं, फीमेल का भी चेक करते हैं। चलो बनाना शुरू करो, चलो चलो मेरे साथ बनाओ। दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, ये आपका है वर्तिका, वर्तिका यानी लड़की, वर्तिकांग ये है क्या, वर्तिका, याद रहेगा, बोला नहीं, ऊपर वाला वर्तिकांग और नीचे वाला वर्तिका, ठीक। अब इसी के अंदर एक ऐसा ऐसा सा कुछ होता है, ठीक, ऐसे ऐसे सा होता है, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान से इसको अच्छे से देखो, अंडाशय, ठीक। आप सभी भी बनाओ इसको, बनाओ 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 अंडाशय। और इसी के अंदर ये जो होता है, ये क्या होता है, बीज होता है ना, बीजाणु जिसे कहते हैं। समझ आया, यहां तक किसी को दिक्कत? अब इसको रफ कर दूं, इसको रफ करके ये जो छोटू सा है ना, इसको अभी यहाँ पे हम लोग बड़ा करेंगे, ठीक। ये जो छोटू सा है ना, इसको बड़ा सा बनाएंगे और इसके बारे में लिखेंगे, ठीक। चलो अब सबसे पहले ये छोटा सा यहाँ पे ऐसे बनाते चलते हैं ना। चलो ड्राइंग करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है ना, सबसे पहले ये जो ये लाइन आपको दिख रही है ना, इसको बोलते हैं बीजार वृत्त। क्या कहते हैं बेटा, इसको लिखते भी चलते हैं ना, जैसे बोलेंगे नहीं हम लोग। ये जो है आपका, इसको बोलते हैं बीजार वृत्त। बीजार वृत्त, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आपका, बीजार वृत्त यानी फनल, ठीक। ये समझ आ गया। और ये जो नीचे नीचे मैंने ये बनाया ना, इसको क्या बोलते हैं, ये जो नीचे नीचे मैंने बनाया ना, ये कुछ आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसको बोलते हैं अपरा। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अपरा यानी प्लेसेंटा, अपरा यानी आपका प्यारा सा प्लेसेंटा, ठीक। ये क्या है आपका प्यारा सा प्लेसेंटा, दिख रहा है। अब आगे भी बनाएंगे इसके, इतना ही नहीं। अब एक बारी और इसको समझ लो कि इसके अंदर है ना, ये जो है बीजावृत्त है, फनल है ना, ये आपको फनल दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, दो होते हैं, क्या होते हैं, अध्यावरण, इसके अंदर दो होते हैं, इसको मत भूलना, इसके अंदर दो अध्यावरण होते हैं। इसके दो टाइप के अध्यावरण होते हैं। इस जो लाइन है, ऐसे लाइन लाइन खींचे ना, दो अध्यावरण होते हैं, ठीक, बोला नहीं, इसी के पार्ट्स में। अब यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ठीक है, बनाती हूँ, फिर डायग्राम को हम लोग पढ़ेंगे। ये कुछ ऐसे है, फिर ऐसे, थोड़ा आगे बना देना। दिख रहा है ना,
अच्छा खासा दिख रहा है, ऐसा ही कुछ आपको दिखाई देता है। अब इनमें से किसका क्या नाम है उसको भी कर लेते हैं। अभी हमने अध्यावरण देखा, इसके दो अध्यावरण, एक ये वाला, ये जो ऐसे लाइन हुई ना, इसको बोलते हैं कौन सा अध्यावरण? इसको आप लिखेंगे, जो अंदर वाला है ना, इसको आप बोलेंगे अंत अध्यावरण, क्योंकि क्या है, अंतर साइड है, अंत अध्यावरण। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक, इंटीग्यूमेंट, इनर इंक्यूटमेंट और आउटर इंक्यूटमेंट, और ये जो बाहर वाला है इसको बोलेंगे आउटर इंक्यूटमेंट। क्लियर नहीं होता है ना? दिख रहा है? अभी सबको दिख रहा है? और इसको बाह बोलेंगे, ठीक है, बाह आप धर, बाह। ये दोनों चीज समझ आ गई? कोई दिक्कत? इतना समझ आया? अब यहाँ पे जो ये खाली स्थान है ना, ये जो खाली स्थान है इसको क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे ये जो खाली स्थान है इसको क्या बोलते हैं? ये जो खाली स्थान है जहाँ पर ये जो आवरण है, अध्यावरण है, ये एब्सेंट है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको बोलेंगे आपका बीजाड़ द्वार। यहाँ से बीजाड़, ये जो बीज है निकलेगा, क्या है ये? बीजाड़ द्वार। कोई दिक्कत? बना दो ना, बीजाड़ द्वार बन गया, सब क्या बन गया? अब इसको माइक्रोफाइल बोलते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो। क्या बोलते हैं? माइक्रोफाइल। ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोफाइल। हो गया? इतनी चीजें समझ आ गई। अब यहां से ये बीज ऐसे निकलता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं चला जा। इंग्लिश में चला जा, और हिंदी में बोलते हैं इसको निभाग। क्या बोलते हैं? निभाग। भाग जा, निभाग, है ना? भाग जा, निभाग। और इसका इंग्लिश का नाम क्या है? चला जा, या फिर जेट लेते हैं ना, चला जा। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ तक इतना तो समझ आ गया होगा, निभाग। अब यहाँ पे कुछ टेंशन की बात तो नहीं है। अब इसको क्या बोलते हैं? हमने यहाँ पे 3-4 चीजें पढ़ी, निभाग पढ़ लिया, बीजाड़वृत्त पढ़ लिया, अपरा पढ़ लिया, फिर अनंत अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण। कोई दिक्कत? धीरे धीरे चल रहे हैं, अच्छे से समझते चल रहे हैं, कोई डाउट नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक, अब इसको बोलते हैं बीजाड़ कार्य। ये जो है, क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? बीजाड़, हाँ, बीजाड़ काय। इंग्लिश में इसको बोलेंगे, ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बैलेंस। ठीक, कोई दिक्कत? इतनी चीजें समझ आ गई। अब इसके अंदर भी कुछ होता है। इसके अंदर ना आपको यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ऐसे कुछ दिख जाएगा। ठीक, ये जो 3 दिख रहे हैं ना, ये कितने होंगे? पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 सेल है, यानी 7 कोशिका हैं। और इसके अंदर जो डॉट 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 दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है ना, केंद्रक जिसे कहते हो, न्यूक्लियस है, केंद्रक है। अब ये क्या है? अब यहाँ पे भ्रूमि, क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश, यानी एम्ब्रियो सेक। इसके अंदर के जो भी चीजें हैं इसको बोलते हैं आपका एम्ब्रियो। ठीक, इसके अंदर का जो भी है ये आपका,
ठीक है। अंदर का ये जो भी दिख रहा है यहाँ पे 3 3 दिख रहा है ना, 3 ऊपर 3 नीचे और फिर एक बीच में, ठीक है, एक बीच में। और ये जब दिख रहा है तो फिर इसके अंदर का ये इसमें जो द्रव्य है इसको बोलेंगे एम्ब्रियोसिक, या फिर यहाँ पे लिख दो भ्रूण कोश। कोई दिक्कत? एक बार ही देख लो, भ्रूण कोश, कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ तक आपको समझ आ गया। याद रहेगा ना, यहाँ पे 3 और 6 कोशिकाएं मिस हो रहा है अभी। 1 2 3 4 5 6 7 कोशिकाएं और 6 न्यूक्लियस, 6 8 हैं, हाँ 8 है। इसको गिनते चलोगे ना, एक बार ही बना लोगे ना तो याद हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा मिस होता है ना, जैसे मुझसे जैसे हो रहा है वैसे आपसे। मुझे तो याद हो गया अभी। कितना है? ऊपर 3 नीचे 3 एक बीच में 7 कोशिका। कितनी कोशिका है यहाँ पे? 7 कोशिका। और कितने 7 कोशिका, और इसमें 2 न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस ज्यादा, यानी 8 केंद्रक। अभी इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और इतना समझ आया? यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट? मुझे तो नहीं लगता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी को निकाल करके अब हम लोग बाहर पढ़ेंगे कि ये चीज है क्या। ठीक, अब इसको चलो बाहर निकालते हैं कि ये है क्या। ये बता दूं, ये जो माइक्रोफाइल होता है ना, मतलब कि अभी हमने पढ़ा था बिंजाड द्वार, ये जो माइक्रोफाइल है ये क्या होता है ना, मादा युग्मक का निर्माण करता है। ये जो है यही जो है मादा युग्मक का निर्माण करता है। एक यहाँ पे आपका होगा हीलियम, इसको भी मत भूलना, कहाँ लिखे इसको, हीलियम। ठीक, हीलियम दिक्कत करेगा। चलो, वैसे आपको ये डायग्राम में मिल जाएगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे आपका हीलियम होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो डायग्राम में आ गया ना, डायग्राम आ गया ना। जैसे ये देखो, अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे, ये रहा आपका भ्रूणकोड हो गया, फिर यहाँ पे बीजाड का ये हो गया, यहाँ पे आवरण ये है, बाह्य आवरण और अंतः आवरण अभी हमने पढ़ा था। ये देखो बीजाड द्वार पढ़ा है, फनी यहाँ पे सारी चीजें हैं। अभी जो मैंने पढ़ाया वही चीज को यहाँ पे बता दिया हिंदी में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये डायग्राम भी आपको समझ आ गया होगा। ये दिख रहा होगा, ये दिखा रहा है वर्तिकांग है, वर्तिका है और ये अंडाशय। अभी मैंने इसका डायग्राम आपको पहले ही, सबसे पहले यही बना के दिखा दिया था। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे गुरु बीजाणु, क्या गुरु बीजाणु धानी बीजाड़ की संरचना, यानी द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल, है ना। हाँ, अब हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है? ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। हमने पढ़ लिया, अभी अभी यही पढ़ा। जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया था ना, वही था। अब इसके आगे अब यहाँ पे हम लोग गुरु बीजाणु धानी का जनन पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हटा दो। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु धानी का गुरु बीजाणु धानी का क्या पढ़ेंगे? जनन। ठीक, अब देखो गुरु बीजाणु जनन, इसको अब इसको क्या होता है, ये कैसे होता है, ये है क्या मैम? अभी हमने लघु बीजाणु धानी का जनन पढ़ लिया था। लघु किस में होता है? लघु बीजाणु धानी होता है नर युग्मक में, है ना। अब हम लोग मादा युग्मक पढ़ रहे हैं, तो इसमें मादा युग्मक यानी फीमेल का निर्माण होगा, फीमेल युग्मक का निर्माण होगा। अब इसमें देखो ये बनेगा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। लिखते चलो, ठीक। अब ये जब कन्वर्ट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? ये आपका गुरु बीजाणु बनाएगा क्या बोलते हैं इसमें, कौन सा विभाजन होगा? इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, और ये क्या बनाएगा? वो तो लघु बना रहा था, ये वाला गुरु बीजाणु बनाएगा। क्या बनाएगा? गुरु बीजाणु, भूलना नहीं। वो वाला लघु बना रहा था, ये वाला गुरु बनाएगा। कौन सा? गुरु बीजाणु।
कोई दिक्कत? नो मैम। और यहाँ पे ये भी लिखो कि ये कौन सा क्या हो रहा है, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन। अब इसको और बांटेंगे। अब इसमें भी एक और होगा, समसूत्री विभाजन होगा तो मादा युग्मक बनेगा। एकदम सिंपल, जैसे कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ना, वैसा ही है, सेम टू सेम। मादा युग्मक होगा। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री। ठीक, अब मादा युग्मक बन गया। अब इसमें भी मैंने बताया था ना, इसमें भी बीजाणु भिद्र और युग्मोक भिद्र होगा, प्रवस्था है ना, दोनों प्रवस्थाएं होंगी। इसको कौन सी प्रवस्था कहेंगे? और इन दोनों को, मतलब कि बीजाणु मात्र कोशिका को जब गुरु बीजाणु कोशिका में बदला जाएगा तो वो जो क्रिया होगी ना, वो जो अवस्था होगी, वो जो प्रवस्था होगी, उसको क्या बोलेंगे आप बेटा? क्या बोलेंगे? अभी जैसे उसमें पढ़ा था, ये सेम टू सेम वही है, बीजाणु भिद्र प्रवस्था। ठीक है, सेम टू सेम वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे मादा के बाद में। ठीक, कोई दिक्कत? ये क्या है आपका? युग्मक कोदभिद प्रवस्था हो गई और ये बीजाणुभिद प्रवस्था। इतना याद हो गया? इतना समझ आ गया? आ गया होगा। अब हमने पढ़ा था ना, अब इसके अंदर की कोई चीज पढ़ लें। अब इसके अंदर का, जैसे हम लोग ये पढ़ रहे थे, इसके अंदर ये था, याद है? याद है कि नहीं याद है? ऐसे कुछ करके हम लोग पढ़ रहे थे ना इसको, ऐसे ऐसे करके था। अब ये जो इसके अंदर की चीजें हैं, ये इसके अंदर कुछ ऐसा ऐसा होता है ना। और मैं बता दूं, ये जो होता है ना, इसके अंदर विभाजन अब चाहे जितना करो, चाहे जितना इसके अंदर विभाजन करो, ये इसमें विभाजन हो जाता है। ये इसको बोलते हैं बीजाणुकाय। याद रखना, बीजाणुकाय ये मृदक कोशिका होती है। मृदक कोशिका का मतलब ही होता है कि इसका बार बार विचार क्या होता है, संख्या में इसको बढ़ाया जा सकता है। अपने आप ही संख्या को ये क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है, अब इसमें विभाजन बार बार होगा। अब इनमें से कोई एक कोशिका को ही हम उठा के देख लेते हैं। ठीक, तो क्या होगा? जब इसकी जो एक कोशिका होगी, है ना, एक कोशिका, जब इसकी कोई एक कोशिका होगी तो उसको क्या कहेंगे? ऐसे जो दिखाई देगी। ठीक, और यहाँ छोटा सा होगा। ठीक, इसकी जो एक कोशिका होगी, इसको आप सभी बोल सकते हैं बेटा, क्या बोलेंगे? अधोस्तरीय कोशिका। जब ये एक कोशिका होगी तो फिर ये कैसे चेंज होगी? फिर ये जब चेंज होगी ना, तो ये ऐसे बना लेगी। ये जो अंदर वाला, ये जो छोटू सा है ना, ये जो छोटू सा है ना, ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा और फिर इसको बोल देंगे क्या? प्रपसु कोशिका। ये वाली कोशिका को क्या बोलेंगे? प्रपसु। ठीक, इसको क्या बोलेंगे आपका? प्रपसु कोशिका। यहां तक कोई डाउट? इसमें आकार में क्या होती है? वृद्धि। अब ये भी द्विगुणी है। ठीक है, ये द्विगुणी है, तभी तो ये बड़ा हो रहा है ना। अब इसमें द्विगुणी संरचना हो रही है, इसको हाइपोडर्मल सेल कहते हैं।
इसको हाइपोडर्मल सेल कहते हैं, भूलना नहीं। अब इसमें जो है, अब इसमें होगा समसूत्री विभाजन। तो ये समसूत्री विभाजन के साथ ये क्या बनाएगा, अब ये इसमें और इसमें 4 भाग में ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई कुछ वर्किंग होती, कुछ इसमें कार्य करती है, कुछ इसमें कार्य नहीं करती है। तो अब जो कार्य नहीं करेंगी, अभी पहले देखो इसको और भाग में, इसको 2 भाग में, और ये द्विगुणी है ना, समसूत्री से ये और हो जाएगा, एक ऐसे एक ऐसे, 2 गई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 गई। अब ऊपर वाले को क्या बोलेंगे और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को बोलेंगे प्राथमिक विधि, प्राथमिक भित्ति, ठीक, कोई दिक्कत, प्राथमिक भित्ति। और ये जो नीचे वाला है इसको बीजाणु जनन कहेंगे, क्या कहेंगे, बीजाणु जनन कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका। यहां तक समझ आया, इसको कौन सी कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका। अब इसके बाद ये जो 2 भाग में हो गई ना, ये जो 2 भाग में हो गई ना, ये बीजाणु जनन जो बना, इसको आप सभी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी कह सकते हैं, ठीक। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इसको क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, यही तो बनाना था। कोशिका, ठीक, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये बन गया। ये भी द्विगुणी है, ठीक है, बोलना नहीं, ये भी द्विगुणी है, तभी तो इसमें 2 हुआ। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक, अब हम लोग सिर्फ इसको पढ़ेंगे, इतना हमने पढ़ा, अब हम लोग सभी इसको पढ़ेंगे, समझ आया। चलो फिर से बनाते हैं, फिर से बनाते हैं हम लोग, मतलब धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करते चलेंगे। अब यहाँ पे हमने ये बनाया था ऐसे ऐसे करके 2, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 2, इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये वाली क्या थी, ये हमारी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, कोई दिक्कत, यही थी ना। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये क्या बनाएगा, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, ये कुछ ऐसा, कितने, 4। अभी मैंने बताया था इसमें वर्किंग कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है ना। तो अब ये जो है ना छोटे छोटे, ये गुरु बीजाणु ही है। अर्धसूत्री होगा तो इसमें 2 से कितने बनेंगे, 4 बने। अब इसमें एक जो पहली वाली होगी ये क्रियाशील होगी, क्रियाशील यानी ये क्या करेगी, ये काम करेगी, ठीक है, ये वाली क्या होगी, क्रियाशील होगी। बाकी ये जो है ना, ये वाली इसको काटो, ये आपका वर्क ही नहीं करेगी, सूख के एकदम खराब हो जाएगी। अक्रियाशील, ये क्रियाशील है, और ये जो तीनों बची ये क्या है, अक्रियाशील है। ठीक है, ये क्या है, अक्रियाशील है। इसके बाद जब ये वर्क नहीं करेगा तो ये जो छोटा सा है ना, ये अपने आप को क्या करेगा, और ज्यादा ही फैला लेगा। तो ये कैसा दिखाई देगा, फिर कुछ इस तरीके का दिखेगा, कुछ इस तरीके का। फिर इसमें 2 न्यूक्लियस बनेंगे, कितने न्यूक्लियस, एक यहाँ एक यहाँ, 2 न्यूक्लियस बनेंगे। फिर इसमें और होता जाएगा, ऐसे विभाजन होता जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, दोनों न्यूक्लियस कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। उसके बाद इसके आगे, यहाँ पे बताती हूँ, इसके आगे क्या होगा, जब दोनों ऊपर चले गए, अब यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे 2 बन जाएंगे, 2 से, अभी मैं बताई थी, यहाँ पे 2 से दुगने हो जाते हैं, कितने, 2 से 4 हो जाएंगे, है ना, 2 ऊपर 2 नीचे। इसके बाद यहाँ पे ऊपर 4 और नीचे 4, है ना, ऊपर 4 और नीचे 4। इसके बाद ये जो है
ऊपर ऐसे 3 बचेंगे, नीचे ऐसे 3 बचेंगे और 2 जो है बीच में आ जाएंगे। दिख रहा है? दिख रहा है ना? अब यही कोशिकाएं बना लेंगे बीच में, जैसे ये 3 था ना, ये ऐसे कोशिका बना लेंगे। ठीक, दिख रहा है? कोई दिक्कत? यहाँ तक दिख रहा है? ये प्रोसेस दिख रहा है? अब कहाँ पे कौन सा हो रहा है? समसूत्री विभाजन। यहाँ पे भी समसूत्री ही हो रहा है। ठीक है, इसमें मत कंफ्यूजन है कि मैम कहाँ पे कौन सा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी समसूत्री, ठीक, यहाँ पे भी समसूत्री विभाजन हो रहा है, यहाँ पे भी समसूत्री, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये पोलन में हो जाएंगे। अब इसका नाम क्या है ये देख लेते हैं। बस आज के लिए ज़्यादा करेंगे नहीं, बस इतना ही। अब इसका एक बारी नाम देख लेते हैं कि इसका नाम क्या है। हमने ये बना लिया ना, यही शेल तो थी जो अंदर थी, है ना? ये बन गया, कैसे बना समझ आ गया। समसूत्री विभाजन होते ज़्यादा, ये 2 बने, फिर 2 इसमें और दूर हो गए, है ना? ये जब दूर हो गए थोड़ा सा केंद्रक बन गए, इसको विजायकाय बोलते हैं। ठीक है, इसमें मत कंफ्यूजन ना, विजायकाय है। और ये दोनों यहाँ पे ये सारे केंद्रक बनते जा रहे हैं। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ठीक है, चलो ये भी पढ़ा दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी भी मैंने बताया था ना, 3 ऊपर बन रहे हैं, नीचे बन रहे हैं, ये वही चीज़ है। ठीक, एक बारी डायग्राम आप अपनी बुक में देख लेना। फिर इसमें नाम, मुझे यही बताना था कि इसमें नाम क्या हो रहा है इन सभी के। हमने वो बना लिए थे ना, ये तो हमने बना लिया था, 3 ऊपर 3 नीचे और ये 2। ठीक, इसमें ये होता है एंटीपोडल, जिसे देख लो नाम अपने से। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो 2 बनते हैं इनको पोलर न्यूक्लियाई, फिर सेंट्रल सेल, और इसको ये जो बीच वाला होता है, जो बीच में बनता है, जो मैंने बीच में बनाया था उसको ये एग, वही है हमारा फीमेल युग्मक। ठीक है, क्या बोलते हैं, मादा युग्मक। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक सब समझ आ गया होगा? डायग्राम में ले लो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि पोलेंस क्या होता है, पोलिनेशन कैसे होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।